नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम लोग टेंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। और ये टेंस बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन के साथ हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। इसमें जो कार्य की कंडीशन हमने आपको बताया था कि जो प्रत्येक टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में चार चार कंडीशंस होते हैं, जो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें दो प्रकार के कंडीशन एक साथ आते हैं, जो कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों। मतलब इसमें जो कार्य होगा वो परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यू भी होगा। तो ये अजीब बात है कि वो कैसा कार्य होगा जो परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यू भी होगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आइए फटाफट समझने का प्रयास करते हैं कि इस टेंस में कैसे वाक्य आएंगे उनको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो एकदम समग्रतापूर्वक समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य से यह बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। तो देखिए, तो सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई कार्य तो ज़रूर होता होगा आपके लाइफ में जो किसी समय से आप शुरू करते होंगे और कुछ समय तक वो जारी भी रहता होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि हम लोग सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपका कार्य सोमवार से लगातार हो रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। समझ रहे हैं बात को? मतलब जो आपका कार्य है वो सोमवार से हो रहा है और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। तो ये क्या हो गया, सोमवार से शुरू हुआ तो मतलब कार्य आपका शुरू हो चुका है, वो परफेक्ट हो गया। और अभी भी जारी है, मतलब कार्य जो है कंटिन्यू है, बात करते समय भी, तो कंटिन्यूअस हो गया। समझ रहे हैं बात को ना? तो आप देख पा रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि लगा रहता है, रहा है, रही है आदि लगा रहता है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि समय भी जुड़ा रहता है। देखिए, रहा है, रही है तो कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन इसमें रहा है, रही है यदि वाक्य के अंत में रहेगा और उसके साथ समय रहेगा तभी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बनाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस वाक्य में रहा है लगा हुआ है, तो आप फटाफट समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर समय भी लगा हुआ है सोमवार से। तो समय लगने का मतलब टाइम जो है फिक्स हो गया कि वो कार्य जो है सोमवार से शुरू किया है और अभी भी जारी है। ठीक है ना? तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए बात को? तो आइए अब समझते हैं कि इसको हम किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो देखिए, आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे आप जो वर्ड्स रहेंगे उसको लगाएंगे। उसके बाद आपको फॉर सिंस का प्रयोग करना है यहाँ पर टाइम के लिए, से के अर्थ में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वाक्य में लगा हुआ है राम सोमवार से, तो से के अर्थ में यहाँ पर फॉर सिंस का प्रयोग आप करने वाले हैं। तो अब हम समझेंगे यहाँ पर एक चीज़ और कि फॉर सिंस का प्रयोग कब और कैसे होता है। तो समझ गए आप कि वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन, ये आपको बताएगा कि कार्य जो है परफेक्ट है। और यहाँ पर वर्ब फोर फॉर्म लगा हुआ है। वर्ब फोर फॉर्म क्या बताएगा कि जो कार्य है कंटिन्यू भी है। समझ रहे हैं बात को ना? जो हैव हैज़ प्लस बीन है ये बताएगा कि जो कार्य है परफेक्ट रूप से शुरू हुआ है, और वर्ब फोर जो है वो बताएगा कि कार्य जो है अभी कंटिन्यू है। समझ रहे हैं बात को ना? तो चलिए, अब यहाँ पर समय को बताने के लिए फॉर सिंस का प्रयोग, उसके बाद टाइम का प्रयोग आप करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर वाक्य में देख पा रहे हैं कि राम सोमवार से अखबार पढ़ रहा है, तो राम हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मंडे। राम जो है सोमवार से अखबार पढ़ रहा है, मतलब जो राम की कार्य करने का जो डेट है वो सोमवार से है। मतलब राम जो कार्य अपना सोमवार से शुरू कर चुका है और अभी भी वो पढ़ रहा है लगातार, कंटिन्यू। मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब उस समय तक पढ़ता ही रहा होगा, मतलब उस दिन से शुरू किया है और डेली अखबार पढ़ता है, ये सेंस आ रहा है। समझ रहे हैं बात को ना? मतलब वो सोमवार से कार्य को शुरू किया है और अभी भी पढ़ता है, डेली पढ़ता है। समझ रहे हैं बात को? तो देख सकते हैं आप कि राम हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मंडे, मतलब पहले सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद हैव हैज़ के जगह मतलब राम के साथ हैज़ बीन, उसके बाद रीडिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंस मंडे। तो यहाँ पर समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग हुआ है। तो आगे हम समझेंगे कि सिंस फॉर का प्रयोग कैसे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वह 2 दिनों से हमें पढ़ा रहा है, तो ही हैज़ बीन टीचिंग अस फॉर 2 days। ठीक है,
वह हमें 2 दिनों से लगातार पढ़ा रहा है, मतलब 2 दिन पहले शुरू किया और अभी भी पढ़ा रहा है। तो अब आइए समझते हैं कि फॉर सिंस का प्रयोग हम किस आधार पर करेंगे, मतलब कैसे, मतलब कौन सा समय होगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे और कैसा समय होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं फॉर सिंस का प्रयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर का प्रयोग कैसे होता है। तो फॉर मतलब इसका प्रयोग वाक्य में से के अर्थ में, मतलब समय के पहले से लगा रहेगा तो से के अर्थ में अनिश्चित अवधि सूचक शब्द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो समय निश्चित न हो के पहले होता है। मतलब वैसे समय के पहले फॉर का प्रयोग होगा जो फिक्स नहीं हो, मतलब पीरियड ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 6 महीने से, 8 महीने से, 8 सालों से, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक लंबे समय से। कब से ये फिक्स नहीं है, समय का नाम नहीं दिया है यहाँ पर, बस 2 महीने से। कब से यहाँ पर कुछ पता नहीं है, 2 महीने कभी से भी हो सकता है, 3 महीने से, 4 महीने से, 2 सालों से। तो इस प्रकार से समय का नाम नहीं दिया रहे, बस पीरियड ऑफ टाइम रहे तो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे फॉर 5 आवर्स, 2 ईयर्स, 6 मंथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखते हैं सिंस का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग भी वही है, बस यहाँ पर उसका अपोजिट होगा कि यहाँ पर जो समय निश्चित हो, जिसका समय मतलब नाम दिया हो, समय का नाम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पर जो समय होगा वो क्या होगा, डेफिनिट होगा, निश्चित होगा। मतलब निश्चित अवधि सूचक शब्द को बताने के लिए ये सिंस का प्रयोग होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग, जून, अप्रैल, 1996, 2004, 5 o'clock, तो ये सारे समय के नाम दिए हुए हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनेट समय है, मतलब निश्चित समय को बताया गया है कि वो सोमवार से ही पढ़ रहा है, वह सुबह से ही पढ़ रहा है, वह जून महीने से ही पढ़ रहा है, वह अप्रैल से ही कुछ कर रहा है। मतलब यहाँ पर समय का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर समय फिक्स है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वह शाम से आ रहा है, तो यहाँ पर शाम से, तो थोड़ा सोचिए कि शाम क्या है, समय फिक्स है, आज शाम की बात कर रहा है, शाम फिक्स समय हो गया, निश्चित समय हो गया। तो ही हैज़ बीन कमिंग सिंस इवनिंग, वह शाम से आ रहा है। हम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स, हम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर 5 घंटे, वो 5 घंटे कब से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, मतलब ये अनिश्चित समय हो गया। तो यहाँ पर आपको फॉर का प्रयोग दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको सिंस और फॉर का प्रयोग समझ में आया होगा। तो अब आप आसानी से सिंस और फॉर के प्रयोग में अंतर समझकर यूज कर सकते हैं समय के पहले। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो किस प्रकार से होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस अदर्स फॉर सिंस प्लस टाइम्स। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज़ कर दिया जाता है, बस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, तुम लोग 1996 से यहाँ नहीं रह रहे हो, यू हैव नॉट, देखिए हैव के जस्ट बाद नॉट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, उसके बाद जस्ट यहाँ पर नॉट का प्रयोग आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, यदि नॉट आए तो आपको बता चुके हैं कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद जो भी हो नॉट के बाद लगेगा। तो देखिए बीन उसके बाद नॉट के बाद लगा हुआ है, वर्ब फॉर, ठीक है। तो यू हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 1996, तो समझ रहे हैं आप। अब देखिए तुम्हारा भाई सुबह से नहीं जा रहा है, तो योर ब्रदर हैज़ नॉट, देखिए हैज़ के बाद नॉट लग गया, उसके बाद बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। समझ गए बात को। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग होता है। मतलब वाक्य में जब भी नेगेटिव वर्ड लगाना हो तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ कैसे करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर्स फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं, तो उनको देखा जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव भी आ सकता है। तो आपको हम बता चुके हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं, लेकिन प्रश्न भी टोटल 2 प्रकार से पूछा जाता है।
पहला प्रश्न जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं और दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला जिसका उत्तर यस नो में हो सकता है और दूसरा जिसका उत्तर यस नो में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला जो वाक्य है वो है यस नो क्वेश्चन सेंटेंस जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि अब वाक्य की पहचान कैसे कर पाएंगे हम कि ये वाक्य जो है यस नो है या फिर WH है। तो वाक्य में यदि क्या पहले लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या जो है पहले लगा हुआ है सेंटेंस में, तो ये पूछ रहा है कि क्या वह 2 महीने से पढ़ रही है, तो इसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं, यस या नो। मतलब वैसा प्रश्न आपको पढ़ने पे ही पता चल जाएगा कि उसका उत्तर आप यस और नो में कर सकते हैं या फिर उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन का आपको उत्तर यस और नो में हो सकता है उसको आप इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे और जिस प्रश्न का उत्तर यस नो में नहीं हो सकता है उसका ट्रांसलेट आप इस स्ट्रक्चर पे करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जिसका उत्तर हम यस और नो में कर सकते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट यदि रहता है तो आप लगाएंगे, नहीं रहेगा तो आपको हटा देना है। उसके बाद बीन वर्ब फॉर अदर्स फॉर सिंस प्लस टाइम, उसके बाद अंतिम में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या वह 2 महीने से पढ़ रही है, क्या वह 2 महीने से पढ़ रही है। हैज़ सी बीन रीडिंग फॉर 2 months, क्या वह 2 महीने से पढ़ रही है, तो यस और नो। क्या तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यस या नो, इसका उत्तर भी यस नो में हो सकता है। तो आप देख सकते हैं हैव हैज़ पहले लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा है, उसके बाद जैसे कि तैसे जो स्ट्रक्चर है आपको लगा दिया गया है। ठीक है, तो समझ गए आप। उसके बाद WH क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग 2 महीने से क्या पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोला कि वह 2 महीने से पढ़ रहा है, तो यस या नो, लेकिन हम लोग 2 महीने से क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यस नो में नहीं हो सकता, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो WH पहले आप लगा देंगे। अब ये WH क्या होते हैं, तो आपको पता है कि WH वाट, वाई, वेयर, विच, ये सब क्या होता है, WH होता है। तो इन सभी में जो भी होगा उसके आधार पर हम आपको सबसे पहले WH लगाएंगे, उसके बाद सारा यस नो वाला स्ट्रक्चर आपको लगा देना। देखिए सारा वही है, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, नॉट रहेगा तो लगाएंगे नहीं तो हटा देंगे, बीन, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, अदर, फॉर सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप देख पा रहे एग्जाम्पल में हम लोग 2 महीने से क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्तर आप यस और नो में नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो क्या का इंग्लिश होता है वाट, तो देखिए WH लगा ना पहले, उसके बाद हैव, व्हाट हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 months, व्हाट हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 months, मतलब हम लोग 2 महीने से क्या पढ़ रहे हैं। तुम लोग सुबह से यहाँ कैसे नहीं ठहरे हो, तो हाउ हैव यू नॉट बीन स्टेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, हाउ हैव यू नॉट बीन स्टेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि हाउ जो है पहले लगा हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब फॉर, उसके बाद आपको सिंस फॉर लगा करके टाइम लगाना है। समझ गए बात को। तो उम्मीद करते हैं आपको कि स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि इस पे आधारित कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस आप अपने आधार पर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके उतने प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। जितना अधिक प्रयास करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।